हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नाइक्विस्ट में, और फिर आगे हम देखेंगे कि गेन मार्जिन, फीस मार्जिन हमारा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने जो नाइक्विस्ट प्लॉट में देखा, जो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में देखा, उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमने नाइक्विस्ट में देखा, नाइक्विस्ट एक्चुअली हम क्यों पढ़ रहे थे। नाइक्विस्ट हमने इसलिए स्टार्ट किया, या नाइक्विस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा रोल में इसलिए आया क्योंकि हमारा जो पोलर प्लॉट था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जो पोलर की लिमिटेशंस थी वो क्या लिमिटेशंस थी कि पोलर नंबर ऑफ रूट कॉजिंग अनस्टेबिलिटी को नहीं बता पाता था। तो हमारा क्या है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया था उसमें था क्या कि अगर जो हमारे पास कोई क्यूएस फंक्शन है, उस क्यूएस फंक्शन को जब हम क्या करते हैं, एस प्लेन में प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर जो हम एक क्लोज कंटूर लेते हैं, इसमें पी और जेड जो है, पी नंबर ऑफ पोल और जेड नंबर ऑफ जीरोस को इंक्लोज करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर जो हम क्यूएस प्लेन बनाते हैं तो ये क्या करेगा कि p माइनस जेड नंबर ऑफ टाइम ये 0,0 को इनसर्कल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल से आया हुआ था। आर्गुमेंट का प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं किसमें, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जब हम देखते हैं तो नाइक्विस्ट में जैसे हमारे पास कोई GSHS दे रखा है, GSHS एक्चुअल में है क्या, GSHS एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो जब हम क्या करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल और जीरोस को एस प्लेन में प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक नाइक्विस्ट क्लोज कंटूर अज्यूम करते हैं। तो क्लोज कंटूर जो हम अज्यूम करते हैं, कुछ इस तरीके से क्लोज कंटूर को हम लोग लेते हैं। सपोज दैट पोल और किसी भी पोल और जीरोस को ये क्लोज कंटूर क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कुछ इस तरीके से हमारा जो क्लोज कंटूर था उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो इसको बाईपास करके जाना पड़ेगा, तो ये C4 हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, GSHS के जो है उसमें क्लोज कंटूर अज्यूम करेंगे, उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में इसकी मैपिंग करेंगे। ठीक है, मैपिंग कैसे करेंगे, अलोंग C1 हम देखेंगे कि S की वैल्यू क्या है, C2 के, C3 के और C4 के, सबके अलोंग हम C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसमें S की वैल्यू निकालेंगे, और करस्पॉन्डेंस हम मैग्नीट्यूड और फेस को निकालकर इस पे एक क्लोज कंटूर बनाएंगे। क्लोज कंटूर जब बनाएंगे तो उसको हम देखेंगे एक्चुअली क्या है कि अगर जो हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल 0,0 की बात करता है कि कितने नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट होंगे, लेकिन हम लोग -1,0 देखेंगे, क्योंकि अगर जो हमने क्या किया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से इसको फाइंड आउट किया था, बट हमारा मेन एम क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1,0 हम इस पॉइंट को देखेंगे कि कितनी बार जो क्लोज कंटूर बना हुआ है वो इंसर्कलमेंट करता है। ठीक है, तो इतना हुआ हमारी बात। अच्छा, इसमें क्या था, p की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अगर जो p बराबर n है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अगर जो ये नहीं केस है, डज नॉट इक्वल टू है, तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अनस्टेबल होगा तो नंबर ऑफ पोल या नंबर ऑफ रूट कॉजिंग अनस्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, p माइनस n, ठीक है, बराबर z हो जाएगा। यही नंबर ऑफ रूट जो होंगे कॉजिंग अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो कल हमने यहां तक देखा था और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, और अब हम पढ़ते हैं आगे, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्लास था उसी को कंटिन्यू करते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज दैट हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शंस दिया हुआ है, दैट इज GSHS। हम ऑलवेज क्या करेंगे, जो हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज करते हुए हम नाइक्विस्ट प्लॉट को बनाएंगे। लेकिन जब हम क्लोज लूप को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, -1,0 को एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे। सपोज दैट हमारे पास क्या है, GSHS जो है वो K/, हमने शायद ये भी क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था, नहीं किया था, फिर से देखते हैं। K/S+1 कुछ इस तरीके से हमारा ट्रांसफर फंक्शंस दे रखा है। कल शायद हमने ये क्वेश्चन देख लिया था। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, S स्क्वायर वाला देखते हैं, इस पे S स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन होगा K/S² S+1 होगा। ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या कि एक्चुअल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे जो पोल और जीरोस हैं उनको हम प्लॉट करेंगे इसमें एस प्लेन में। तो ये हमारा एस प्लेन है। ठीक है,
एस प्लेन में, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ पोल होंगे और इसके बाद एक पोल हमारा कहाँ पे होगा, -1 पे होगा। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा हो जाता है कि हमें क्या करना होगा, एक क्लोज कंटूर बनाना होगा। ठीक है, जो कि ये सपोज दैट एक क्लोज कंटूर हम अज्यूम करते हैं, तो इसको क्या करना होगा, इसको बाईपास करना होगा। ठीक है, क्लोज नहीं करना होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगी हमारी, एक तो ये C1 होगी, एक तो ये C2 होगी, एक ये C3 होगी, एक ये C4 होगी। जो हमारी C2 होगी उसकी जो रेडियस होगी, जो हमारी C2 होगी उसकी रेडियस होगी r बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारा जो छोटा सा कर्व है, सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस जो है r बराबर 0 होगी, टेंस टू 0 होगी। ठीक है, कोई भी पोल हमारा क्लोज कंटूर पे नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, C1, C2 और C3, C4 को बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे या क्या करेंगे, अलोंग हम C1 देखेंगे कि वैल्यू हमारी क्या होंगी। वैसे तो हमने कल लास्ट क्लास में C1 और C3 के बारे में देखा था। C1 को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारा एक तरीके से पोलर प्लॉट बनता है, जब C3 को हम कंसीडर करते हैं तो हमारा जो होता है मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट बनता है, और अगर जो हम C4 को जब कंसीडर करते हैं तो हमारा एक डॉट बनता है। ठीक है, यह कर्व बनता है। वो हम इस क्वेश्चन में एक्चुअली में देखेंगे। कल वाले क्वेश्चन जो थे उसमें हमारा डॉट बन रहा था। अगर जो हमारा कोई भी टाइप नहीं है, टाइप 0 है, ठीक है, तो डॉट बनेगा। टाइप 1 है तो एक सर्कल बनेगा। टाइप 2 है, आज हम टाइप 2 देख रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, तो आज टाइप 2 में देखते हैं कि क्या हैपेंड होता है। तो सबसे पहले हम C1 देखते हैं, C1 में कैसे होगा। तो एस की वैल्यू हम देखते हैं, ये क्या होगी, जे ओमेगा होगी। ठीक है, जहां ओमेगा हमारा वैल्यू करेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम, GS जो है, GS HS उसको हम जे ओमेगा पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो के अपान जे ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, जे ऑफ ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड m निकालेंगे और फाई निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी के अपान, ठीक है, ये हो जाएगी के अपान ओमेगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो इसके बाद जो फाई होगा, फाई हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 90 इंटू 2 माइनस का tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, ये फाई हो जाएगा। एंगल निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर जो हमें दोबारा क्लास को देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको रूट लोकस की लास्ट क्लास में हम जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये इसकी डायरेक्शन जो होगी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा एंगल को फाइंड आउट करने में। अब हम देखते हैं जो हमारा फाई आया और मैग्नीट्यूड आया, इस फाई और मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, ओमेगा के रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा फाई एंगल। तो ओमेगा अगर जो हमारा 0 होगा और ओमेगा को जब हम बढ़ाएंगे इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, तो जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, जब इन्फिनिटी पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आएगी 0। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू, ये माइनस का 180 रहेगा, ये माइनस का 90 आ जाएगा, माइनस का 270। ठीक है, तो अलोंग C1 हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, अलोंग C1 हम लोग क्या करेंगे, जब अलोंग C1 करेंगे तो हमारा जो क्लोज कंटूर बनेगा GS प्लेन, ये हमारा कौन सा है, GHS प्लेन। ठीक है, ये हमारा GHS प्लेन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अलोंग C1 है, अलोंग C1 हम देखते हैं कैसा हमारा बनेगा। ये एक तरीके से हमारा पोलर बनना है, पोलर प्लॉट बनना है। अगर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसा हो तो हमारा जो पोलर प्लॉट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जब 0 होगा, ओमेगा 0 होगा तो इन्फिनिटी रेडियस होगी माइनस का 180 डिग्री, तो 0 माइनस 90 माइनस 180। ठीक है ना, माइनस 180 पे, ठीक है, माइनस 180 पे 0 होगा। ठीक, वो सॉरी इन्फिनिटी से माइनस 180 से चलेगा, फिर आके माइनस 270 पे खत्म होगा। माइनस 270 कुछ यहाँ पे आता है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आके 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं कुछ इस तरीके से होगी। अब क्या करते हैं हम, इसको क्या करेंगे, C2 अलोंग C2 सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जब अलोंग C2 करेंगे तो माइनस का ये माइनस हो जाएगा, और जो हम फ्रिक्वेंसी चलाएंगे वो इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जब फ्रिक्वेंसी माइनस, ये इसकी वैल्यू माइनस, ठीक है, ये माइनस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एंगल क्या होंगे, जब माइनस का स्क्वायर होगा माइनस का, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव एंगल आया तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखते हैं जब हम ओमेगा माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और एंगल क्या होगा, ये, ठीक, माइनस 180 माइनस का 90। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं कि एक बार एंगल देखते हैं। जब ये माइनस का माइनस का जे ओमेगा इंटू माइनस का जे ओमेगा होगा, तो इसका जो एंगल बनेगा वो माइनस का 90, ये क्या है एक्चुअली ये वाला है, तो ये माइनस का 90 है, लेकिन ये अपान में है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इन्फिनिटी पुट अप करेंगे तो ये प्लस का 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 180 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद जब हम जीरो पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू जब जीरो पुटअप करेंगे तो प्लस का यहाँ पे प्लस का 270 हो जाएगा, 270, और इसकी वैल्यू प्लस का 180 डिग्री हो जाएगी। जब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको रेड से प्लॉट करते हैं, तो आप लोग देखिए कैसे बनेगा। तो ये क्या है, प्लस का 270 से आता है, तो 0 90 180 270, 270 से स्टार्ट होगा, मैग्नीट्यूड 0 है, फिर इन्फिनिटी 180 डिग्री पे जाके ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कुल मिला के मिरर इमेज होगा ऊपर वाले का, ठीक है। ठीक, कुछ इस तरीके से अलोंग C2 निकलेगा। अलोंग C3 है, ये अलोंग हम C3 सॉल्व आउट कर रहे हैं, दिस ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे माइनस जे ओमेगा होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अलोंग C2 जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अलोंग C2 देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम अलोंग C4 देखते हैं। C4 के अलोंग जब हम देखेंगे, तो अलोंग जब C4 देखेंगे तो S की वैल्यू हो जाएगी लिमिट R टेंस टू 0, ठीक, e टू द पावर R e टू द पावर z थीटा, ठीक है, जहाँ पर थीटा को कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, -90 टू +90, क्योंकि क्या है कि इसकी डायरेक्शन हमारी सबसे पहले इधर नीचे से जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये एंगल जो होगा थीटा -90 टू प्लस का 90 डिग्री, ये क्या होगा हमारा थीटा वेरी करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक। एस की वैल्यू हम जब GS में रखेंगे तो GS एट C4 क्या हो जाएगा, ठीक है, के अपान, ठीक, S स्क्वायर क्या होगा, इसको पूरे को स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर e टू द पावर जब करेंगे तो 2j थीटा हो जाएगा इनटू, ठीक, ब्रैकेट के अंदर R e टू द पावर j थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या है, इसकी R टेंस टू 0 है, तो ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के अपान R स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी हम भूल गए, लिमिट R टेंस टू 0 है, तो जब लिमिट R टेंस टू 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कुछ इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। जब हम फेस देखेंगे तो फेस क्या होगा, फेस होगा ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस ये होगा, इसका फेस क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन का, इसका होता है थीटा, तो 2 है तो 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन ये अपान में जब ऊपर आएगा तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। हमारा एंगल जो था वो -90 टू +90 डिग्री था, ठीक है। तो अब जब हम सॉल्व आउट करेंगे इसको, ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये 180 डिग्री टू माइनस का 180 डिग्री आएगा। अब देखो अलोंग C2 कैसे सॉल्व आउट करेंगे, C2 क्या है, C1 से C3 से C1 पे जा रहा है, तो C3 हमने कहाँ पे बनाया था, ये C3 था, ये C1 था, C3 से C1 जा रहा है और 180 डिग्री से माइनस का 180 डिग्री जा रहा है, तो ठीक है। आप देखते हैं जो 180 डिग्री है, 180 टू -180 जाने का मतलब है कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये जाएगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, 180 टू -180, 180 टू -180 यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आएगा, ठीक, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा। जब अलोंग C2 हम सॉल्व आउट करेंगे, अलोंग C2 यहीं से करके देख लेते हैं, अलोंग C2 हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो C2 के अलोंग सॉल्व आउट करने का मीनिंग है ये इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और C2 का जो एंगल है ये प्लस से लेके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस चलेगा ये माइनस चलेगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो R जो होगा, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इनटू एक R और आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग तो क्या होगा, R इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब हम इसके एंगल को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक, ये 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है,
ठीक है। तो हम एंगल जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये 270 से लेके माइनस का 270 बन जाएगा। तो कुछ यहीं पे डॉट ही बनेगा, वो कंप्लीट सर्कल डॉट नहीं होगा बट एक डॉट की तरीके से ही होगा। तो हम C2 को नहीं सॉल्व आउट करेंगे, वो डॉट की तरीके से होगा। अब हम एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा मेन एम क्या था कि हमने इस कांटूर को अज्यूम किया, उस कांटूर के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एक जो जीएस प्लेन है उसमें कंटूर अज्यूम करेंगे। तो हमारा -1,0 कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो p है 0। ठीक है, p है 0। क्यों? क्योंकि कोई भी पोल हमारा इस क्लोज कंटूर के अंदर नहीं है। कोई भी पोल किसका, GSHS का कोई भी पोल इस क्लोज कंटूर के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने इंसर्कलमेंट हैं। तो पहला इंसर्कलमेंट क्या है, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हमने बोला था जब n क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो माइनस का कंसीडर करेंगे। तो एक तो ये सर्कल बनाया जो माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, कुछ ये था। ठीक है, एक सर्कल एक बार इसको इनक्लोज कर लिया इसने। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा इनक्लोजमेंट क्या है, ये बाहर वाला जो जा रहा है, रेड वाला जो हम कर रहे हैं, ये वाला एक और है। ठीक है, इसने एक बार इंसर्कलमेंट और किया, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया। तो n की वैल्यू क्या हुई, -2 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू हमारी क्या हुई, -2 हो गई। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसलिए हमने माइनस साइन लिया। तो अब क्या है, n डज नॉट इक्वल टू p, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, और क्या होगा, हमारा z जो होता है, z बराबर क्या होता है, हम लोग देखते हैं n बराबर क्या होता है हमारा, z माइनस p होता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज में। ठीक है, ठीक, तो हमारा z बराबर क्या होगा, n प्लस का p। ठीक है, n प्लस p हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसमें करेंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, सॉरी, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो z माइनस p हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये p माइनस n बनेगी, p माइनस n हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, p है 0, ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ पोल कॉजिंग अनस्टेबिलिटी है, ये राइट साइड में होंगे, राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस। ठीक है, राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस हमारे ये पोल लाई करेंगे। तो कुल मिला के हमने देखा कि अगर जो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को सिर्फ देखते हैं तो ये हमें देखने से क्या लग रहा था कि ये सिस्टम क्या होगा, एक स्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन क्या है कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, ये सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, और कितने पोल की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है, ड्यू टू 2 पोल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होगा और -2 की वजह से -2 पोल राइट साइड की साइड जाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं राउथ हर्विट क्राइटेरिया यूज करके कि सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर जो हम 1 + Q ऑफ S निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, राउथ हर्विट लगाने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाने के लिए इसमें +1 करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कुछ QS की वैल्यू क्या होगी, QS की वैल्यू आएगी, हम जब QS निकालेंगे तो QS की वैल्यू हमारी क्या आएगी, S² S³ प्लस का S² प्लस का K आएगी। अगर जो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, S³ S² S⁻1 S⁻0 इसमें डालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक टर्म मिसिंग है, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। बाई चांस इसमें मिसिंग है क्या, एस कोफिशिएंट मिसिंग है, तो उसको हम डालने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 1 1 0 K, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का K, अगला वाला सॉल्व करेंगे 1। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस क्या है, एक बार यहाँ प्लस से माइनस हुआ, एक साइन चेंज, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज 2 है। इट मीन्स कि 2 जो पोल हमारे होंगे वो राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम राउथ हर्विट क्राइटेरिया से भी हम इसको बता सकते हैं। अब एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारा राउथ हर्विट क्राइटेरिया है वो किस तरीके से होता है, जैसे हमारा पोलर और उसके बीच में किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है, जो नाइक्विस्ट हम बनाएंगे, कोई भी नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं हम, नाइक्विस्ट हमारा होगा वो क्या होगा, एक तो होगा पोलर प्लॉट। ठीक है, पहला होगा पोलर
हमें पोलर प्लॉट बनाना होगा, प्लस दूसरा क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, ठीक, मिरर इमेज ऑफ पोलर, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट, ठीक ठीक, मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, विद अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड विद अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अभी इसमें कुछ और भी जोड़ेगा, प्लस सेमी सर्कल ऑफ इन्फिनिटी रेडियस, प्लस सेमी सर्कल ऑफ इन्फिनिटी रेडियस, ठीक है, कितने होने चाहिए, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन as many as टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये हमारा कुछ पोलर नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसका हम पोलर बनाने की कोशिश करते हैं। जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किया उसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने सॉल्व आउट किया k/s² s+1, ठीक है, इसको हमने सॉल्व आउट किया था। तो हम क्या देखते हैं कि इसका पोलर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो है वो मिनिमम पास सिस्टम है। यस, मिनिमम पास सिस्टम है। पोलर बनाने के लिए एक बार हम रिकॉल करते हैं, मिनिमम पास सिस्टम है। जब मिनिमम पास सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, इसका ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर जो टाइप 0 नहीं है, टाइप 1 2 समथिंग है, तो इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात हमने कर ली। फेस जो होगा -90 डिग्री इंटू टाइप होता है, तो सेकंड टाइप होगा। एंडिंग कितना होता है, इंटू P+, ठीक है, जो पोल कितने हैं, पोल है 3, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा -180 और -270, इन्फिनिटी टू 0 जा रहा है। तो इसको हम जब बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब क्या है, दूसरी लाइन कहता है मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट का मिरर इमेज लेना है विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के उसमें, ठीक है। तो इसका जस्ट मिरर इमेज हम प्लॉट कर देंगे। मिरर इमेज जब प्लॉट करेंगे तो डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन इसके अपोजिट, ये ऐसे जा रहा है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, सेमी सर्कल ऑफ इन्फिनिटी रेडियस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेमी सर्कल हम चलाएंगे, सेमी सर्कल उतने होंगे जितना इसका टाइप है। तो सेमी सर्कल कितने बनाएंगे, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक सेमी सर्कल हो गया। लेकिन हम सेमी सर्कल बना रहे हैं, हम सर्कल नहीं बना रहे हैं, हम सेमी सर्कल। तो हमारे 2 सेमी सर्कल बनेंगे। इट इज 2 सेमी सर्कल, फर्स्ट वन ये सेमी सर्कल, सेकंड वन दिस सेमी सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, नाइक्विस्ट प्लॉट इसका बन गया। अगर जो हम उस तरीके से मैथमेटिकली नहीं भी देखते हैं तो हमारा ये पोलर प्लॉट बन गया। पी की वैल्यू हम ट्रांसफर फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, हमें नाइक्विस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें कंटूर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटूर इनडायरेक्टली हमारा क्या होता है, जो राइट साइड में पोल होते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के, उन्हीं को देखते हैं हम। तो p की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, p बराबर 0 होगी। यहाँ पर -1, 0 होगा, एक इंसर्कलमेंट दूसरा इंसर्कलमेंट, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो n बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ पर जब -2 हमने ले लिया है तो n बराबर p-z फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पर n की वैल्यू -2 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर जो ये प्लस का 2 लेते हैं तो n बराबर z-p लगाएंगे तो +2 लेंगे। अगर जो माइनस कंसिडर कर रहे हैं, एक ही चीज करेंगे, दोनों चीजें नहीं करेंगे। अगर जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, वहां से हम डालेंगे तो वहां से हमारी z की वैल्यू 2 आ जाती है। 2 मीनिंग दैट आप लोग कहेंगे ये जीरोज हैं, बट पोल कैसे हैं, तो ये जीरोज हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के जीरोज, बट क्या होते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस के पोल हो जाएंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात कर रखी है, ठीक है। तो कुछ आगे के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिंपली क्या करना है कि उसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज के बाद में सेमी सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस इन्फिनिटी रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है, कितना जितना उसका टाइप होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर जो हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं GS/HS अगर जो हमारा दे रखा है, सपोज दैट GS/HS दे रखा है K/S S-1, कुछ ये क्या है, मिनिमम फेज सिस्टम है,
ठीक, सॉरी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, लेकिन इसका हमने जब हम पोलर पढ़ रहे थे तो डायरेक्टली हमने इसका पोलर प्लॉट बनाया था। पोलर प्लॉट जब इसका बनाया था तो हम देखते हैं इसका पोलर प्लॉट कैसे बना हुआ था। पोलर प्लॉट इसका जब बनाया था तो कुछ इस तरीके से इसका पोलर प्लॉट हमने बनाया हुआ था, इन्फिनिटी से आता हुआ कुछ इस तरीके से था। तो इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज डायरेक्टली क्या होगा, कुछ इस तरीके से ठीक है, ये मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज के बाद में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सेमी सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ से हम जब चलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाने के लिए सिंपली सेमी सर्कल कितने बनेंगे, सेमी सर्कल हमारा 1 सेमी सर्कल बनेगा। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो केवल एक सेमी सर्कल बनते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये -1,0 को कितनी बार इनक्लोज करेगा, एक बार करेगा। किस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ नाइक्विस्ट को हम लोग बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। कोई भी क्वेश्चन है नाइक्विस्ट उसका प्लॉट बना सकते हैं, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो नाइक्विस्ट का क्वेश्चन आता है, अगर जो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सिंपली नाइक्विस्ट में जाने की जरूरत नहीं, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे या क्यूएस निकालेंगे, क्यूएस से राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया। राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया इज सफिशिएंट मेथड टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसी भी तरीके का सिस्टम दिया है, अगर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो 1 + GS HS करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसका राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया लगा देंगे। राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया से हमें पोल और जीरोस के बारे में पूरा डेफिनेशन, पूरी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, बट उस पोल और जीरोस से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है। ठीक है, तो अगर जो थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन आता है तभी हमें नाइक्विस्ट बनाना है स्टेबिलिटी को कमेंट करने के लिए, अदरवाइज हम राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया का यूज करते हुए सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है। अभी तक हम सिंपली ये चीज़ें पता चल गई हमें कि सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल और मार्जिन स्टेबल क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। ठीक है, फेज मार्जिन जो अपने नाम से क्लियर है कि कोई मार्जिन कितना है उसमें। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो अगर जो हमारे पास कोई मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है वो पता होना चाहिए। कोई सिस्टम मार्जिनल स्टेबल कब होगा, अभी हमने देखा कि अगर जो हम नाइक्विस्ट की बात करते हैं या पोलर की बात करते हैं, तो अगर जो हमारा सिस्टम -1,0 को कट करता है, -1,0 को कट करता है, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा सिस्टम। ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग, क्या है वहां पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1 एंड फेस विल बी -180 डिग्री। अगर जो हमारा इस तरीके की कंडीशन फुलफिल करता है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हमें मार्जिनल सिस्टम देखना चाहिए। जो हमारा सिस्टम का गेन होगा दैट इज 1, ठीक है, वो होगा 1, और जो फेज होगा सिस्टम का, फेज फाई बराबर -180 डिग्री। अगर जो ये चीजें हैं तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, अब हम कोई एक नॉर्मल सिस्टम लेते हैं और उसका गेन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। गेन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक गेन मार्जिन है, एक फेज मार्जिन। तो हम एक की स्टडी कर रहे हैं तो एक को बेसिकली हमें कांस्टेंट रख के चलना पड़ेगा। अगर जो फाई की वैल्यू -180 डिग्री है, फाई -180 डिग्री है, ठीक है, फाई हमारा जो है फेज क्या है 180 डिग्री है। तो फेज जब 180 डिग्री होगा तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी पर फेज हमारा 180 डिग्री होगा सिस्टम का। दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं, सॉरी, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा पीसी। ठीक है, इसको बोलेंगे फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, गेन मार्जिन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अभी फेज मार्जिन भूल जाइए, अभी हम बात करने वाले हैं गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन को
हमें पढ़ने से पहले एक चीज़, हमारे पास सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, गेन मार्जिन, एक फेज मार्जिन। मतलब मार्जिन अपने नाम से क्लियर है कि कितना मार्जिन होना चाहिए। तो अगर जो हम फेज मार्जिन, गेन मार्जिन देख रहे हैं, तो फेज को हमें कांस्टेंट करना होगा। फेज कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, माइनस का 180 डिग्री फेस करना होगा। जब हमने फेस को माइनस का 180 डिग्री कर दिया, ठीक है, तो वहां पर कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक, वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज को जब क्रॉस कर रही है, इट मींस फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे अगर जो हमारा मैग्नीट्यूड है ए, सिस्टम का मैग्नीट्यूड है कुछ ए, तो उसमें कोई गेन मार्जिन हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो सिस्टम का गेन 1 बन जाए। मतलब कि आप इस तरीके से समझिए कि गेन मार्जिन वो फैक्टर है जब किसी सिस्टम में एट अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर अगर जो सिस्टम में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो सिस्टम अगर जो उसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक मल्टीपल फैक्टर होता है। अगर जो हम नॉर्मली गेन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीपल होगा, मल्टीप्लायर फैक्टर होगा, ठीक है। अगर जो डीबी में गेन दिया हुआ है तो उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, एडिशन, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, वहां से कुछ चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा गेन मार्जिन है, यहां पर हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा गेन मार्जिन होता है, गेन मार्जिन इज द फैक्टर with which ठीक है, गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाय विच ओपन लूप गेन ऑफ द ओपन लूप, ठीक है, बाय विच ओपन लूप गेन, ठीक है, यहां पर गेन वर्ड भी आएगा। ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम, ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम कैन बी मल्टीप्लाई एट, ठीक है, एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी देखते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। सच दैट ठीक है, ये चीज हम देखते हैं, उसके बाद हमें चीजें समझ में आएंगी। अभी हम गेन मार्जिन को अच्छे से देखेंगे। गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाय विच ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम कैन बी मल्टीप्लाई एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सच दैट सिस्टम बिकम्स मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में होती क्या है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल ऑफ द सिस्टम इज माइनस 180 डिग्री। फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर सिस्टम का एंगल, ठीक है, या फिर सिस्टम में जो फेज है, फेज एंगल जो होगा वो माइनस का 180 डिग्री होगा। वो फ्रीक्वेंसी हमारी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम में कोई गेन होगा, उस गेन में कितना गेन मार्जिन मल्टीप्लाई कर दें जो हमारा सिस्टम का, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल बना देता है। सपोज दैट अगर जो हमारा जी ऑफ एच एस था, कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था, कुछ भी मान लेते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अपान एस टी वन प्लस वन, ठीक, या एस टी टू प्लस वन, कुछ इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन,
ठीक है। अब हम बात करते हैं ए, अगर जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जीएस एचएस है, ठीक है, कहाँ पे, एट ओमेगा पीसी, हमारा गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे हमारा गेन क्या है सिस्टम का, ये सिस्टम का गेन है, गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये गेन है सिस्टम का, ठीक है। तो गेन क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है सिस्टम का, ए है। तो हमारा जो फेज मार्जिन होगा वो गेन मार्जिन होगा वो कितना होगा, ए को हम क्या करेंगे गेन मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। क्यों 1 हो जानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम बिकम्स मार्जिनल स्टेबल हो जाना चाहिए गेन मार्जिन जब फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो वो गेन मार्जिन फैक्टर क्या होगा, गेन मार्जिन बराबर क्या होगा 1/a हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, जो हमारा सिस्टम का गेन होगा उसका रेसिप्रोकल जो होगा वही हमारा गेन मार्जिन होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि अगर जो, ठीक है, इसको हटा देते हैं ऐसे, तो हमारा एक चीज हो गेन मार्जिन जो होगा 1/गेन होगा ये, ठीक है। अगर जो उसको हम बात करेंगे डीबी में तो ये माइनस लग जाएगा, क्योंकि अपान में है 20 लॉग, ठीक है, बेस 10a, ये डीबी में हमारा गेन आएगा। गेन किस में आएगा, डीवी में आएगा। डीवी में गेन इसलिए आएगा, अगर जो हम उसको डीवी में कैलकुलेट करते हैं तो 20 लॉग बेस 10 से हम क्या करेंगे उसको डीवी में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस साइन इसलिए आया, अपान में था इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा गेन मार्जिन है, गेन मार्जिन एक्चुअली कोई फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। मार्जिन का मतलब कितना अभी रेंज बाकी है सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल होने में। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ऑलवेज हम स्टेबल सिस्टम के ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा स्टेबल है, उसको भी मार्जिनल स्टेबल होने में कितना गेन और हम बढ़ा सकते हैं, दैट इज द गेन मार्जिन, ठीक है। तो गेन मार्जिन का मीनिंग ही यही है कि अगर जो हमारा सिस्टम स्टेबल है तो सिस्टम को और कितना हम गेन को बढ़ा दें, तो सिस्टम का गेन हमारा जो है वो मार्जिन जो है जिसमें वो स्टेबल से मार्जिनल स्टेबल बन जाता है, तो वो मार्जिन जो होता है वही हमारा गेन मार्जिन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गेन मार्जिन एक्चुअली ग्राफिकली हम देखते हैं सिस्टम का गेन मार्जिन होता क्या है, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक सिस्टम था, ठीक है, जिसका अगर जो हम पोलर बनाते हैं, पोलर प्लॉट, ठीक है, एक ये सिस्टम था, ये A1 सिस्टम था, ए सिस्टम है, रेड से देखते हैं ए है, अच्छे से देखते रहिए आप लोग। एक सिस्टम कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये बी है, ठीक है। एक सिस्टम हमारा क्या था कुछ, ठीक, इस तरीके से, ये सी है। एक सिस्टम हमारा, ठीक है, इसको रेड से देखिए, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब क्या है, हम देखते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसका जो सिस्टम ए था, इसका जो हमारा सपोज दैट हमारा ओमेगा पीसी क्या है, दिस इज ओमेगा पीसी पे फेस जो है, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो ओमेगा पीसी होगी, ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी। ये सारे सिस्टम अलग अलग हैं तो सबकी ओमेगा पीसी अलग अलग होगी। ये क्या है, ओमेगा पीसी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। दिस इज ओमेगा पीसी फॉर बी सिस्टम, दिस इज ओमेगा पीसी फॉर, ठीक है, सी सिस्टम। ये है डी सिस्टम माना की, ठीक है, ये ओमेगा पीसी है फॉर डी सिस्टम, ठीक है। तो तीन सिस्टम है, तीनों की अलग अलग ओमेगा पीसी होंगी, लेकिन वहां पर फेज क्या होगा, -180 डिग्री यहां पर फेज बनेगा। तो उस फेज पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सपोज दैट इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू थी ए, ठीक है, इसकी वैल्यू थी बी, ठीक, इसकी वैल्यू थी, ठीक, ये क्या होगा, ये माना कि यहां पर जो पॉइंट है वो -1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर जो हम सिस्टम 1 की ए वाले सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो गेन था सिस्टम, ये सिस्टम ए था या फर्स्ट सिस्टम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, कुछ भी कह लें। जो हमारा पहले वाला सिस्टम था, फर्स्ट वाला ए सिस्टम, ठीक, इसको कैपिटल में लिख देते हैं हम लोग, ठीक, ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। जो सिस्टम ए था हमारा, उसमें क्या था कि गेन जो है हमारे पास, गेन कितना है, ए है। तो अभी मार्जिन हमारा कितना बाकी है, हम यहाँ तक गेन बढ़ा सकते हैं, उसको जो इसका मल्टीप्लायर होगा तो 1/a अगर जो हम कर देते हैं तो इट मीन्स हमारा जो गेन मार्जिन है पहले सिस्टम का 1/a है, ठीक है। तो पहले सिस्टम का गेन मार्जिन हमारा
वन अपान ए है। दूसरे सिस्टम का जो गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो वन अपान बी आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ तक मैग्नीट्यूड है बी, तो अभी हमारे पास इतना रेंज और है कि सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपान बी। ठीक है, वन अपान बी इसका गेन मार्जिन, सेकंड वाले केस में गेन मार्जिन, ये गेन मार्जिन है, ये गेन मार्जिन है, ये क्या है, गेन मार्जिन है। ठीक है, ए सिस्टम बी सिस्टम का। सी सिस्टम एक मार्जिनल सिस्टम है, उसमें कोई भी हम मार्जिनल, ऑलरेडी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। और डी सिस्टम जो है हमारा वो एक अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, ये अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम इसलिए -1 को ये क्रॉस कर गया। -1 को क्रॉस करने का मीनिंग क्या है, -1 इसके राइट साइड आ गया। ठीक है, हमारा -1 इसके राइट साइड आ गया, इट मीन सिस्टम हमारा क्या है, राइट साइड में -1 को इनक्लोज कर लेना, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पोलर। पोलर प्लॉट में क्या होता है, -1 को इनक्लोज कर लिया, -1 राइट साइड में आ गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। अभी इसके -1 राइट साइड में नहीं है, इट मीन सिस्टम स्टेबल है। ये दोनों क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, ठीक। तो अगर जो ए सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल बनना है तो उसके पास अभी कितना रेंज है, वही सिस्टम की क्या हो जाती है, गेन मार्जिन हो जाती है। वन अपान ए है, ए है छोटा तो इसका गेन मार्जिन ज्यादा आएगा, बी है बड़ा तो इसका गेन मार्जिन छोटा, मतलब इसके पास अभी ज्यादा रेंज है एज कंपेयर टू दिस। तो गेन मार्जिन हमारा जो होता है एक तरीके से कंपेयर भी करता है कि दो सिस्टम है तो उनके बीच में कौन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबिलिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं गेन मार्जिन के थ्रू। ठीक है, विच सिस्टम इज मोर स्टेबल, सिस्टम इज मोर स्टेबल, गेन मार्जिन, इस गेन मार्जिन से फाइंड आउट करते हैं। गेन मार्जिन इज इक्वल टू द वन अपान गेन, ठीक, बराबर -20 log 10 बेस गेन। ठीक है, गेन, इट मीन्स अगर जो सिस्टम का गेन बढ़ रहा है तो गेन मार्जिन घटेगा। ठीक है, जिस सिस्टम का गेन ज़्यादा है वो लेस स्टेबल होगा। कई सारी चीज़ें हम यही गेन मार्जिन से सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये गेन मार्जिन की फुल स्टडी हो गई, यही चीज़ गेन मार्जिन है। लास्ट में अभी हम फेस मार्जिन देखने के बाद एक टेबल बनाएंगे वहाँ पर और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेज मार्जिन। ठीक है, तो हम देखते हैं फेज मार्जिन क्या होता है। फेज मार्जिन जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो फेज मार्जिन को हमें रीड करने से पहले हमने देखा था कि एक पैरामीटर को हमें कांस्टेंट बनाना है तो गेन जो होगा वो 1 होगा, और ये गेन किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ओमेगा बराबर जीसी पे होगा। तो ये क्या होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, जो हमने इनपुट पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जब सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ठीक, उस फ्रीक्वेंसी पे अब हम फेज कैलकुलेट करेंगे फाई। ठीक है, तो जो फाई होगा, ठीक है, कुछ फाई ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा। जो फाई सिस्टम का होगा उसमें कितना भी फेज मार्जिन ऐड कर दें हम, कितना भी फेज मार्जिन ऐड कर दें कि ये सिस्टम 180 डिग्री बन जाए। ठीक है, वही जो होता है वो फेज मार्जिन हो जाता है। ठीक है, फाई कुछ ओरिजिनल वैल्यू होगी, उस ओरिजिनल वैल्यू में कितना अगर जो हम फेज मार्जिन है, मतलब अभी सिस्टम का 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री जाने में कितना मार्जिन है, वही हमारा फेज मार्जिन होता है। तो इसकी हम डेफिनेशंस देखते हैं। तो फेज मार्जिन is the additional phase addition phase amount of phase of phase, ठीक है, lag that can be added to the system to the phase angle of the system at gain crossover frequency that omega gc। ठीक है, the frequency at which
ये लिखने की नीड नहीं है, हम लोग गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पर मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो जाता है, सच दैट सिस्टम becomes marginal stable, ठीक है। ओके, हमने ये चीज़ देखी कि वो उतना गेन अगर जो हम सिस्टम में ऐड कर दें तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, एक उससे समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। अच्छा, जो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन है ये हमारे स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो फेज मार्जिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अभी हमने देखा है कंपैरिजन किया जाता है, तो फेज मार्जिन जैसे जो पहला सिस्टम है वो उसका फेज मार्जिन ज़्यादा है, इट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फेज मार्जिन और गेन मार्जिन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गेन मार्जिन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकली, हम देखते हैं जो गेन मार्जिन है एक्चुअल में वो कैसे हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब हम फेज मार्जिन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक एस प्लेन है, ठीक है। हमने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हमने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए। उसमें क्या किया, हम जो है -1 वाला एक सर्किल बना लेते हैं। -1, 0 का एक सर्किल थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, -1, 0 का एक सर्किल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा -1, 0 का एक सर्किल बन गया। तो जे ओमेगा को और भी हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। कुछ हमारा इस तरीके से -j, ये 1 का सर्किल है, इट मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, ठीक है। जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी, जो इसके लिए फ्रिक्वेंसी होगी सिस्टम के लिए, वो होगी ओमेगा GC, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास 2-3 सिस्टम्स हैं। सपोज दैट जो पहला सिस्टम है, ये रेड वाला हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है कुछ इस तरीके से सिस्टम जा रहा था, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिस्टम था, इसको और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा सिस्टम था, फर्स्ट ए सिस्टम था, ठीक है। हमारा ए सिस्टम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम दूसरा बी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एक सी सिस्टम बनाते हैं कुछ, और एक डी सिस्टम बनाते हैं इस तरीके से। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने सिस्टम बनाए हुए। तो क्या हुआ कि गेन हमारा यहाँ पर सिस्टम का 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल ये वाला, ठीक है, जब यहाँ पर होगा सिस्टम तो हमारा कुछ ये फेज बना रहा होगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा J ओमेगा, एंगल एट ओमेगा बराबर ओमेगा GC, ठीक है। तो ये कुछ फेस होगा, वैसे ही इसका भी कुछ फेस होगा, ठीक है। इसका भी फेस एंगल होगा और इसका भी फेस एंगल होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये फेज होगा, तो अभी हमारे पास कितना मार्जिन बचा हुआ है, हमारे पास ये इतना मार्जिन बचा हुआ है। अगर जो इस मार्जिन को ये सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, इस एंगल पे आ जाता है, तो ये सिस्टम हमारा क्या होगा, दिस सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ठीक है। ये मार्जिनल स्टेबल होंगे, ये सिस्टम अनस्टेबल होगा क्योंकि इसका फेस क्या है, -180 डिग्री के बाहर चला गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये दोनों सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम क्या है, हमारे स्टेबल सिस्टम है। सिस्टम ए और सिस्टम वी क्या है, ये दोनों स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पर हमारा गेन जो है गेन जो है 1 है, और गेन पे हमारा जो फेज है, दैट फेज इज द ओमेगा बराबर ओमेगा GC। फेज क्या है, फेज कुछ मान लेते हैं कि ये इतना फेज हमारा निकला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अभी मार्जिन कितना है, इतना मार्जिन है। तो यही क्या है, फेज मार्जिन है, ठीक है। ये माइनस का 180 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो हमारा जो गेन मार्जिन होगा, तो गेन मार्जिन क्या होगा, गेन मार्जिन जो होगा हमारा, गेन मार्जिन फेज मार्जिन जो होगा, फेज मार्जिन जो हमारे पास फेज है, दैट इज J ओमेगा एट फ्रीक्वेंसी के एंगल ऑफ J ओमेगा एट ओमेगा GC, ठीक है। और उसमें हम माइनस करेंगे -180 डिग्री को, ठीक है। तो -180 डिग्री हम उसमें माइनस करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, फेज मिल जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है,
यही हमारा फेज मार्जिन होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एंगल है उसमें जब हम -180 डिग्री को माइनस करेंगे, जो हमारा ये एंगल था उसमें हम 180 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा फेज मार्जिन मिलेगा। फेज मार्जिन हमारा क्या होगा, फेज मार्जिन बराबर ये जो एंगल माना कि ये फाई है तो ये फाई हो जाता, और उसमें से माइनस करते -180 डिग्री को, तो जो हमारा फेज और प्लस 180 डिग्री बनता तो वही हमारा फेज मार्जिन बनता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फेज मार्जिन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर जो ओमेगा पी सी, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि क्या है कि अगर जो हमारा सिस्टम में यहाँ पर देखते हैं, स्टेबल वाले सिस्टम का केस देखते हैं, तो हमारा स्टेबल वाले सिस्टम में हमारी क्या हुई, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पहले आई, ओमेगा जी सी यहाँ पर था, ओमेगा पी सी यहाँ पर था। ठीक है, तो अगर जो हमारा सिस्टम स्टेबल है तो उसके केस में ओमेगा जी सी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी छोटी होगी ओमेगा पी सी से। ठीक है, ये हमारा तब जाके सिस्टम स्टेबल होगा। अगर जो अनस्टेबल वाले सिस्टम में तो देखते हैं तो ओमेगा पी सी यहाँ पर थी, ओमेगा जी सी यहाँ पर थी। इट मीन्स क्या है, अगर जो सिस्टम अनस्टेबल है तब क्या होगा, ओमेगा पी सी जो है, ठीक है, वो हमारी छोटी होगी ओमेगा जी सी से। ठीक है, अगर जो हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है तो दोनों फ्रीक्वेंसी एक ही जगह होंगी, मतलब मार्जिनल स्टेबल के केस में, ठीक है, जब मार्जिनल स्टेबल होगा तो उसके केस में ओमेगा पी सी बराबर ओमेगा जी सी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। तो ये भी 3 पॉइंट थे, वो भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं आगे जाके एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के आधार पर हम लोग देख पाएंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है। ठीक है, तो वो टेबल कुछ ऐसी है कि हमारा क्या है कि गेन, अगर जो हमारे 3 टाइप के सिस्टम होंगे, एक तो होगा स्टेबल सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या होगा, एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है, तीसरा क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, अगर जो हमारा सिस्टम का गेन क्या था, गेन कुछ होगा, गेन के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, गेन मार्जिन होगा, यहाँ पर गेन मार्जिन होगा। फिर क्या होगा, सिस्टम का कुछ फेस होगा, ठीक है, फेस क्या होगा, और फेस के आधार पर फेस मार्जिन क्या होगा। ठीक है, तो फेज मार्जिन क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो गेन मार्जिन होता है, गेन हमारा सपोज दैट ए है, गेन अगर जो ए है तो गेन मार्जिन क्या होगा, 1/a होगा, 1/a होगा, या -20 log 10a होगा। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, फेस अगर जो फाई है तो फेज मार्जिन बराबर क्या होगा, 180 डिग्री प्लस का फाई होगा। ठीक, ये चीज़ है। तो अगर जो हमारा गेन स्टेबल सिस्टम के लिए लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होगा, तो हमारा जो गेन मार्जिन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, ग्रेटर देन 1 होगा, यह क्या होगा, ठीक है, प्लस डीवी में होगा, पॉजिटिव डीवी होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, प्लस का 1 होने का मीनिंग क्या है, जब इसको हम देखेंगे तो हमारा पॉजिटिव में आएगा वैल्यू। ठीक है, अपान में होगी नहीं, जब अपान में होगी नहीं तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर जो ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू ये भी बराबर 1 होगा और 0 डीबी आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर जो ग्रेटर देन 1 है हमारा गेन, तो सिस्टम का गेन मार्जिन लेस देन 1 होगा और ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डीबी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो हमारा गेन पॉजिटिव डीबी है, इट मीन सिस्टम में ठीक है, मतलब पॉजिटिव डीबी, अभी गेन जो मार्जिन है वो पॉजिटिव में है, इट मीन्स कि अभी सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, अनस्टेबल, अगर जो फेस हमारा ऑलरेडी लेस देन -180 डिग्री है, ठीक है, तो जो फेस मार्जिन होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री में, डिग्री में। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में होगा, ये बराबर -180 डिग्री है तो यहाँ पर ये 0 आएगा। ठीक है, और ये लेस देन -180 डिग्री है, -180 डिग्री से कम है हमारा फेस, तो इट मीन्स क्या है, हमारा ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डिग्री में। अगर जो हमारा फेस पॉजिटिव में, फेज मार्जिन पॉजिटिव है, इट मीन सिस्टम स्टेबल होगा। अगर जो फेस माइनस में है, इट मीन सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो इस टेबल के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो
सपोज दैट हमारे पास, हम इस टेबल के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। हम किसी गेन मार्जिन या फेज मार्जिन किसी एक कंपोनेंट के आधार पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सपोज दैट एक एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है GSHS हमें दे रखा है। सपोज दैट हमें दे रखा है K/S S+1 और S+2। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रूट लोकस बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमें रूट लोकस बनाना होगा, हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले पोल्स को फिल करेंगे, -1 -2 ये 0। इसके बाद हम देखेंगे रूट लोकस ब्रांचेस कहाँ पर लाई करती है, रियल एक्सिस पे। इसके बाद देखेंगे P-Z हमारा कितना होगा, वो 3 है। तो एंगल जो होंगे हमारे 60, 180, 300 कुछ इस तरीके से होंगे। जो उसका ये हो जाएगा -3 -0/3, 8 -1 से जाएगा, -1 से जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर K की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये K की वैल्यू क्रिटिकल गेन होगी। K की वैल्यू हम जो फाइंड आउट करेंगे, K की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द राउथ हर्बिट क्राइटेरिया। तो हमने जो कैलकुलेट किया वो 6 आई, आप कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे करना होगा, राउथ हर्बिट क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारा K < 6 हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं राउथ हर्बिट क्राइटेरिया रूट लोकस को मिक्स कर K इज ग्रेटर देन 6 है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और K बराबर 6 है, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, क्योंकि K बराबर 0 यहाँ पर होगा, 6 यहाँ पर होगा, सिस्टम यहाँ पर हमारा, ठीक है, स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये कुछ यहाँ से नहीं, ये आगे से, यहाँ से आगे जाके यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा। ठीक है, गलती की थोड़ी सी। ठीक, यहाँ से सिस्टम ब्रेकआउट होगा। तो ये बन गया हमारा। अगर जो हम क्या करते हैं, यहीं पे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम का अगर जो K बराबर 2 है, तो सिस्टम का K बराबर 2 है। ठीक है, तो गेन मार्जिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला और भी हम नोट करेंगे। जो हमारा गेन मार्जिन होता है वो क्रिटिकल गेन बटे गिवन गेन, ये भी हम लोग याद करके रखेंगे, इसका भी यूज पड़ेगा। तो हमारा क्रिटिकल गेन कितना है, 6 है। तो अगर जो K की वैल्यू 2 आती है, सपोज दैट गेन अगर जो हम 2 रखते हैं सिस्टम का, तो क्रिटिकल गेन कितना है, 6 है। तो गेन मार्जिन हमारा कितना हो जाएगा, क्रिटिकल गेन है 6 और बटे 2, इट मीन्स 3 आ जाएगा। 3 वैल्यू क्या है, हमारा जो गेन मार्जिन है, गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स क्या है, सिस्टम हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी एक फॉर्मूला है क्रिटिकल गेन का। अगर जो गेन K की वैल्यू क्या है 6 कर देते हैं, तो गेन मार्जिन क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम स्टेबल होगा इस वाले केस में मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। और अगर जो K की वैल्यू हम कुछ ग्रेटर देन 7 रख देते हैं, तो गेन मार्जिन जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, वहाँ पर सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो रूट लोकस जो है हमारा केवल टाइम डोमेन एनालिसिस है, तो फेज की बात वहाँ तो होती नहीं, केवल गेन की बात होती है। तो हम रूट लोकस के केस में केवल और केवल गेन मार्जिन ही निकाल सकते हैं, फेज मार्जिन की कोई बात रूट लोकस के केस में नहीं होती है। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के बिहाफ पर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी की कमेंट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि कौन सिस्टम बेटर स्टेबल है। कंपैरिजन भी कर सकते हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन को, आगे हम देखेंगे बोर्डे प्लॉट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।